नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने शुरुआत की थी मैथमेटिक प्रश्नोत्तरी की और आज उसका तीसरा वीडियो सेशन है। तो दोस्तों, जिन्होंने पिछले वीडियो सेशन नहीं देखे हैं उसे एक बार जाकर ज़रूर देख लें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे और विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास को और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग यदि 10 है और इनके अंकों के स्थान बदलने पर जो बनी संख्या है वो वास्तविक संख्या से 18 कम है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार सभी इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। सभी जने कीजिएगा। हो गया जी सर। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि दो अंकों की संख्या ज्ञात करनी है जिनके अंकों का योग 10 हो। तो आपको ऑप्शन में कौन कौन सी संख्या दे रखी है? एक तो आपको 42 दे रखा है, दूसरा आपको 46 दे रखी है, तीसरी आपको 18 दे रखी है और एक संख्या 37 दे रखी है। तो सबसे पहले चेक कर लीजिए कि कौन सी संख्या के अंकों का योग 10 हो रहा है। पहली संख्या 4 और 2 कितना होता है? 6, तो ये संख्या तो हो नहीं सकती। दूसरी संख्या 4 और 6 कितना होता है? 10, तो एक बार ये संख्या हो सकती है। तीसरी संख्या 1 और 8 कितना हो रहा है? 9, तो ये भी नहीं हो सकता। चौथी संख्या 3 और 7 कितना हो रहा है? 10, ये संख्या हो सकती है। अब आपके सामने दो ऑप्शन है 46 और 37। अब इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिनके अंकों के स्थान को परिवर्तन कर देने पर इनके जो अंतर है वो कितना आ जाए? 18। तो 46 को परिवर्तन करने पर क्या हो जाएगा? 64। 37 का स्थान परिवर्तन करने पर क्या हो जाएगा? 73। अब देखिए 46 में 18 जोड़िए कितना हो रहा है? 64। 37 में 18 जोड़ने पर 73 नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 46। यानी कि जो 46 है इनके अंकों का योग भी 10 हो रहा है और इनके अंकों के स्थान परिवर्तन कर देते हैं तो उनके बीच का अंतर भी कितना आ रहा है? 18। तो आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। वापस समझ ले। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि दो अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके अंकों का योग 10 हो तथा उनके स्थान को परिवर्तन कर देने पर उनके बीच का अंतर कितना हो? 18। तो देखिए आपके सामने ये 4 संख्याएं दे रखी है। इसमें पहली संख्या के अंकों का योग 10 नहीं हो रहा, तीसरी संख्या के अंकों का भी योग 10 नहीं हो रहा। तो ये जो 46 है इनके अंकों का योग 10 हो रहा है। 4 और 6 10। अब इनके अंकों के स्थान को परिवर्तन कर दें। 4 और 6 का परिवर्तन 6 और 4 हो जाता है तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाता है? 18। तो आपका आंसर भी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 रुपये प्रति कप की दर से 100 कप खरीदता है। रास्ते में 20 कप टूट जाते हैं तो वो बचे हुए कपों को 11 कप की दर से बेचता है, तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। एक बार सभी इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। हो गया जी सर, कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। बहुत जनों का आंसर आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 रुपये प्रति कप के हिसाब से कितने कप खरीद कर लाता है? 100 कप। कितने कप? 100 कप। एक कप के 10 रुपये, तो 100 कप के कितने हो गए? 1000।
कितने 1000। अब वो कह रहा है कि रास्ते में 20 कप टूट जाते हैं तो पीछे कितने कप बचे 80 कप। कितने बचे 80 कप। अब वो 80 कपों को 11 रुपये प्रति कप के हिसाब से बेच देता है। तो वो 80 कपों को कितने में बेचता है 80 इंटू 11 कितना हो जाएगा 11 8 88 और एक जीरो यानी 880 रुपये में बेच देता है। तो वो पूछ रहा है कि उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिए वो 10 कप के हिसाब से 100 कप 1000 रुपये में लेकर आया और उसने कपों को कितने में बेच दिया 880 रुपये में। तो बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है। जी सर उसे तो यहाँ पर हानि हो रही है। तो हानि क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अब इसे हानि कितने की हुई 1000 रुपये में लेकर आया 880 रुपये में बेच दिया। कितने की हानि हुई जी सर 120 रुपये की। कितने की 120 रुपये की। तो वो पूछ रहा है कि उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिए हानि प्रतिशत यानी कि लाभ और हानि प्रतिशत की गणना हमेशा किस पर की जाती है क्रय मूल्य पर। तो देखिए हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। तो आपको हानि कितने की हुई 120 रुपये की। आपका क्रय मूल्य कितना 1000 रुपये इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया। तो हानि प्रतिशत कितना आया 12%। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन एक बार करेक्शन कर देना। ए ऑप्शन है वहाँ पर 10 की जगह 12% लिख देना। इसको हानि कितनी हो रही है 12% की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जी सर ले लिया। एक बार वापस समझा देता हूँ। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 रुपये प्रति कप के हिसाब से 100 कप खरीद कर लेकर आता है और 20 कप टूट जाते हैं तो वो उसे 11 रुपये प्रति कप के हिसाब से बेच देता है। 10 रुपये के प्रति कप के हिसाब से वो कितने कप लेकर आता है 100 कप। कितने 100 कप। तो 100 कपों का मूल्य कितना हो गया 1000 रुपये। अब 20 कप टूट जाते हैं तो पीछे कितने कप बचे 80 कप। और इन 80 कपों को वो 11 रुपये प्रति कप के हिसाब से बेचता है। तो वो कितने रुपए में बेचता है 11 इंटू 80 880 रुपये में। 1000 रुपये में लेकर आया 880 में बेच दिया। क्या हुआ हानि हुई। क्या हुआ हानि। हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य कितना 1000 रुपये विक्रय मूल्य कितना 880 रुपये। हानि कितने की हुई जी सर 120 रुपये की। आपसे क्या पूछ रहा है हानि प्रतिशत। हानि और लाभ प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। हानि प्रतिशत होता है हानि कितने की 120 की बट्टा क्रय मूल्य कितना 1000 रुपये इंटू प्रतिशत ज्ञात करना है 100 से गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया। हानि प्रतिशत कितना आ गया 12%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार इसका फोटो खींच ले लिया जी सर ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता अपने सामान का अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देने पर उसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 735 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। एक बार इसे सभी करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें।
बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। हो गया जी सर, हो गया। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विक्रेता अपने सामान का अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देने पर 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य आपके पास 735 दे रखा है तो देखिए अंकित मूल्य MP बट्टा CP बराबर क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट बट्टा 100 माइनस डिस्काउंट। MP आपका होता है अंकित मूल्य, CP होता है क्रय मूल्य, P होता है प्रॉफिट लाभ, D होता है डिस्काउंट। आपको अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 735 बट्टा CP बराबर आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, तो 100 प्लस 20 बट्टा डिस्काउंट कितना दे रहा है 20 का, तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 120 बट्टा 80। आपको ज्ञात क्या करना है, CP बराबर क्या हो जाएगा, ये 80 इधर गुणा में आ जाएगा, 735 इंटू 80 बट्टा ये 120 इधर ऊपर था वो नीचे भाग में आ जाएगा बट्टा 120। 10 से 10 गया, 12 का भाग दे दीजिए, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, कितना बचा एक बार इसे काट दीजिए। देखिए 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। ठीक है, अब 3 का भाग 735 में, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 5 तिया 15, कितनी बार गया 245 बार। 245 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, हासिल की 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 490 रुपये। तो आपका क्रय मूल्य कितना आ गया 490। ऑप्शन सी है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए वापस समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन में अंकित मूल्य दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MP बट्टा CP बराबर 100 प्लस P बट्टा 100 माइनस D। P होता है प्रॉफिट, D होता है डिस्काउंट, MP होता है अंकित मूल्य, CP होता है क्रय मूल्य। MP आपको 735 दे रखा है बट्टा CP 100 प्लस प्रॉफिट 20% का लाभ, 100 प्लस 20 120, 20% का डिस्काउंट, 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80। सॉल्व कर लीजिए, CP बराबर क्या हो जाएगा, ये 80 इधर गुणा में आ जाएगा, 735 इंटू 80, ये 120 इधर भाग में आ जाएगा, 0 से 0 गया, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 का भाग 735 में कितनी बार 245 बार, 245 इंटू 2 कितना हो जाता है 490। तो आपका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 490। एक दूसरा और तरीका है, उससे भी आपको समझा देता हूं। देखिए आपको क्या दे रखा है, MP और CP, इन दोनों का अनुपात देखिए, आपको 20% का तो लाभ दे रहा है और 20% की छूट। तो देखिए 20% का लाभ 120 अनुपात CP 20% का डिस्काउंट यानी कि 100 माइनस 20 कितना 80। 10 से 10 गया, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना आ गया 3 अनुपात 2। MP कितना 3, CP कितना 2। आपसे क्वेश्चन में तो कह रहा है MP है 735 और अपन के MP कितना आ रहा है 3, तो 3 यूनिट 735 के बराबर 1 यूनिट 735 बट्टा 3। आपसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य कितना है 2, 735 में 3 का भाग
245 बार 245 इंटू 2 कितना हो जाएगा 490। तो आपका क्रय मूल्य कितना आ गया 490। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए आपको एमपी और सीपी का अनुपात निकाल दीजिए। 20% लाभ 120 और 20% डिस्काउंट 80। 0 से 0 गया, 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। अनुपात क्या आ गया 3:2। आपके पास एमपी 3 है, क्वेश्चन में कह रहा है 735 है, तो 1 यूनिट 735/3 क्रय मूल्य ज्ञात करना है इंटू 2। सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 490। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 918 तथा 3.5 वर्षों में 969 हो जाती है, तो ब्याज की दर प्रतिशत में क्या होगी। एक बार इसे सभी करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। सभी जने कीजिएगा और जल्दी करें। बहुत जनों का आंसर आ रहा है, सही भी आ रहा है, कुछ का गलत भी आ रहा है। देखिए हो गया जी सर, हो गया। आपसे कह रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 918, कितने वर्ष में 2 वर्ष में कितनी हो रही है 918 रुपये। ठीक है, और 3.5 वर्ष में कितनी हो रही है 969 रुपये। 2 वर्ष में 918, 3.5 वर्ष में 969, कितने वर्ष में बढ़ गई। यहाँ पर अंतर कितने का 1.5 वर्ष का। कितने का 1.5 वर्ष का। 1.5 वर्ष में राशि कितनी बढ़ी 969 में से 918 घटा दीजिए, कितना 9 में से 8 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 51 रुपये बढ़ गई। 1.5 वर्ष में 51 रुपये ब्याज लग गया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना लगा जी सर 1 वर्ष का ब्याज 51/1.5। पॉइंट यहाँ से हटाया, ऊपर एक 0 लगा दीजिए। 15 का भाग 51 में कितनी बार 15 तिया 45, शेष कितना 6, 15 चौके 60। कितना ब्याज लगा 1 वर्ष का 34 रुपये ब्याज है, तो ये 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा जी सर 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 34 इंटू 2, कितना हो जाएगा 68 रुपये। कितना हो जाएगा 68 रुपये। 2 वर्ष में राशि 918 हो जाती है। 2 वर्ष में राशि कितनी हुई 918, जिसमें 2 वर्ष का ब्याज शामिल है। 2 वर्ष का ब्याज कितना 68 रुपये। तो मूलधन कितना आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा 918 में से 68 रुपये ब्याज माइनस कर दीजिए। 8 में से 8 गया 0, 11 में से 6 गया 5, और पीछे 1 बच गए 8 बच गए। कितना आ गया मूलधन आपके पास 850 रुपये है। वो पूछ रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। ठीक है, तो देखिए मूलधन कितना 850 रुपये, दर क्या है आर, समय कितना टी बट्टा 100 बराबर। अब 1 वर्ष का ब्याज कितना है 34 रुपये, क्योंकि आप यहाँ पर समय 1 वर्ष ले लीजिए, वो आपसे दर पूछ रहा है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना 34 रुपये। कितना 34 रुपये। अब यहाँ से आर ज्ञात कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए, इसको साफ कर लेते हैं एक बार। देखिए आर बराबर क्या आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा, ये 100 इधर गुणा में चला गया, 34 इंटू 100 बट्टा ये 850 नीचे भाग में आ गया 850।
0 से 0 गया। अब देखिए 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 17 पंजे 85। ठीक है, 17 से ये 34 कितनी बार कट गया? 2 बार। 17 दूना 34, 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4%। तो आपके पास दर कितनी आ गई? 4%। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इसको वापस समझा देता हूँ। ले लिया? जी सर, ले लिया। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि 2 वर्ष में कोई धन 918 रुपये है और 3.5 वर्ष में वो धन कितना हो जाता है? 969। 2 वर्ष में 918, ठीक है, और 3.5 वर्ष में कितना हो जाता है? 969। ये डेढ़ वर्ष में धन कितना बढ़ा? इन डेढ़ वर्ष में धन कितना बढ़ गया? 51 रुपये। कितना बढ़ गया? 51 रुपये। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा? 1 वर्ष में 51 बट्टा 1.5। यहाँ से पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लगा दी गया। 15 का भाग 510 में कितनी बार? 15 तिया 45, शेष बचा 6, 6 और 1 0, 60, 15 चौके 60। 1 वर्ष का ब्याज 34 रुपये, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 34 इंटू 2 कितना? 68 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज 68 रुपये। 2 वर्ष में धन कितना हुआ? 918। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 918 माइनस 2 वर्ष का ब्याज 68 माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है? 8 में से 8 गया 0, 11 में से 6 गया 5, और पीछे कितना बच गया? 850। मूलधन कितना हो गया? 850। आपसे दर ज्ञात करनी है। दर बराबर क्या होगा? ब्याज इंटू 100 बट्टा पी इंटू टी। तो देखिए ब्याज कितना, यहाँ पर आपको 1 वर्ष का ज्ञात करना है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना? 34 रुपये इंटू 100 बट्टा मूलधन कितना? 850 रुपये इंटू टी, समय कितना? 1 वर्ष। 0 से 0 गया, 5 से 5 दूनी 10, 5 से 17 पंजे 85। 17 का भाग 34 में कितनी बार? 2 बार। 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4। तो दर कितनी आ गई? 4%। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। जी सर, ले लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक बैग में 280 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के रूप में है। यदि उसका मान 8:4:3 के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार इसे करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। सभी जने कीजिएगा। हो गया? जी सर, कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। किसके? 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के। कितने सिक्के हैं आपके पास? सिक्के कितने दे रखे हैं? सिक्के दे रखे हैं 280। कितने सिक्के? 280। और इन सिक्कों की राशियों का अनुपात दिया हुआ है। इन सिक्कों की राशियों का अनुपात कितना दे रखा है? 8:4:3। कितना दिया? 8:4:3। अब वो पूछ रहा है कि 50 पैसों के कितने सिक्के हैं। तो सबसे पहले ये आपको राशियाँ दे रखी है, इन राशियों को सिक्कों में बदल दीजिए। 1 रुपये के कितने रुपए हैं? 8 रुपये।
तो 1 रुपये में एक सिक्का होता है, तो 8 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के? 8 सिक्के। 50 पैसों की कितनी राशि है? 4 रुपये। 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 4 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के? 4 दूनी 8 सिक्के। 25 पैसों की कितनी राशि है? 3 रुपये। तो 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 3 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के? 4 × 3 12 सिक्के। अब आपके पास सिक्कों का अनुपात आ गया 8:8:12। तो यहाँ पर कुल सिक्के कितने? 8 और 8 16, 16 और 12 कितना? 28। आपके पास सिक्के तो आ रहे 28, क्वेश्चन में कह रहा है 280 सिक्के। क्वेश्चन में कह रहा है 280 सिक्के और हमारे पास कितने सिक्के? 28 सिक्के। और क्या पूछ रहा है कि 50 पैसों के कितने सिक्के? कितने सिक्के हैं? 8 सिक्के। 28 का भाग 280 में कितनी बार? 10 बार। 10 × 8 कितना हो जाएगा? 80। तो आपके पास 50 पैसों के कितने सिक्के आ जाएंगे? 80 सिक्के। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया? जी सर ले लिया। वापस समझ ले। आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 280 सिक्के। कितने? 280 सिक्के। और इन सिक्कों की राशियों का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 8:4:3। ठीक है। अब ये आपके पास राशियों का अनुपात दिया हुआ 1 रुपये के 8 रुपये है, 50 पैसों के 4 रुपये है और 25 पैसों के 3 रुपये है। तो अब यहाँ से आप सिक्कों की संख्या ज्ञात कर लीजिए। 1 रुपये के 8 रुपये है, तो 8 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के? 8 सिक्के। 4 रुपये में 50 पैसों के कितने सिक्के? 8 सिक्के। क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो कितने सिक्के हो गए? 8 सिक्के। अब 25 पैसों के 3 रुपये है, तो कितने सिक्के होंगे? 12 सिक्के। क्यों? क्योंकि 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। अब देखिए आपके पास सिक्कों की संख्या कितनी आ गई? 8 और 8 16, 16 और 12 28। आपके पास 28 सिक्के हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कितने सिक्के? 280 सिक्के। आपसे क्या पूछ रहा है? 50 पैसों के कितने सिक्के होंगे? तो कितने सिक्के? 8। ठीक है। 28 का भाग 280 में कितनी बार? 10 बार। 10 × 8 कितना हो जाएगा? 80। यानी 50 पैसों के कितने सिक्के हो जाएंगे? 80 सिक्के। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 20,000 है। इनको बेचने पर पहली घड़ी पर 20% का लाभ, दूसरी घड़ी पर 10% की हानि होती है। यदि पूरे सौदे में 2% का लाभ हुआ तो 20% लाभ पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? इसे एक बार करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। हो गया? जी सर। देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 20,000 है। कितनी घड़ियां हैं? 2 घड़ियां।
ये पहली, ये दूसरी। अब वो कह रहा है कि पहली घड़ी को 20% लाभ पर, 20% लाभ पर प्लस 20, दूसरी घड़ी को 10% हानि पर यानी -10। ठीक है। और वो कह रहा है कि पूरे सौदे में 2% का लाभ हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे जी सर, एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन मेथड क्या कहता है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दीजिए। तो 2 में से 10 गया, कितना बचा 12, कितना बचा 12। 20 में से 2 गया, कितना बचा 18, कितना 18। क्या कहता है, हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दीजिए। 2 में से 10 गया 12, 2 में से 20 गया, सॉरी 20 में से 2 गया 18। तो पहली वाली घड़ी का क्रय मूल्य कितना 12, दूसरी का कितना 18। अब वो क्या कह रहा है, इन घड़ियों का क्रय मूल्य कितना 20,000, कितना 20,000। और यहाँ पर इन दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य कितना 12 और 18 कितना 30, कितना 30। अब वो कह रहा है कि 20% लाभ पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा 12 इंटू 12। तो देखिए 0 से 0 गया, 12 से 3 का भाग कितनी बार 4 बार, 4 तिया 12। तो 2000 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8000, कितना 8000। तो 20% लाभ पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 8000। तो आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। हो गया जी सर, एक बार वापस समझ ले। आपको कह रहा है कि 20,000 रुपये में 2 घड़ियाँ लेकर आया, जिसमें एक घड़ी को 20% लाभ पर और दूसरी घड़ी को 10% हानि पर। लाभ पर बेची गई घड़ी प्लस 20 और 10% हानि पर बेची गई घड़ी -10। और पूरे सौदे में 2% का क्या होता है, लाभ होता है। तो पूरे सौदे में 2% का लाभ। क्या लगाएंगे, एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड क्या कहता है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दीजिए। 2 में से 10 गया, कितना 12। 2 में से 10 कैसे, 2 माइनस का 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 प्लस 10 कितना हो जाएगा 12। ठीक है। अब देखिए 20 में से 2 गया, कितना हो गया 18। तो देखिए पहली घड़ी का क्रय मूल्य 12, दूसरी का क्रय मूल्य 18। तो दोनों घड़ियाँ कितने में लेकर आया 30 रुपये में। क्वेश्चन में कह रहा है कितने में लाया 20,000 में, कितने में 20,000 में। और हम कह रहे हैं कितने में लेकर आया 30 रुपये में। वो पूछ रहा है कि 20% लाभ पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य कितना है 12, कितना है 12। तो सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 गया, 3 का भाग 12 में कितनी बार 4 बार, 4 इंटू 2000 कितना हो जाएगा 8000। तो घड़ियों का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 8000 रुपये। किस घड़ी का 20% लाभ पर बेची गई घड़ी का। अगर आपसे पूछ लेते कि 10% हानि पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा, तो कितना है क्रय मूल्य कुल 20,000 बट्टा कुल क्रय मूल्य कितना 30। क्या पूछ रहा है 18, 10% हानि पर बेची गई इंटू 18। 0 से 0 गया, 3 से 18 कितनी बार 6 बार, 6 तिया 18, 6 इंटू 2000 कितना हो जाएगा 12,000, कितना 12,000। तो 10% हानि पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य 12,000 और 20% लाभ पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य 8,000। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर करने का प्रयास करना, आपके लिए बहुत ही लाभदायक क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 8 पारियों का औसत कुछ है, 9वीं पारी में 100 रन बनाता है,
जिसके कारण उसका औसत 9 रन बढ़ जाता है, तो उसका नया औसत ज्ञात कीजिए। एक बार सभी करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। सभी जने कीजिए। हो गया? जी सर। देखिए क्या कह रहा है कि एक बल्लेबाज की 8 पारियों का औसत कुछ है। अपन मान लेते हैं कि उसकी 8 पारियों का औसत कितना x, कितना x, 8 पारियों का औसत x है, तो 8 पारियों में बनाए गए रनों का योग, रनों का योग कितना हो जाएगा? औसत इंटू संख्या x इंटू 8 कितना? 8x, यानी कुल 8 पारियों में कितने रन बनाए? 8x। तो 8 पारियों में रन तो बनाए 8x, कुल पारियां कितनी? 8। ठीक है। अब वो कह रहा है कि 9वीं पारी में 100 रन और बनाता है, तो एक पारी के और रन ऐड हो गए, तो पारियां कितनी हो गई? 9 पारियां। कितनी हो गई? 9 पारी। तो 100 रन बनाता है तो उसका औसत क्या हो जाता है? 2 रन, 9 रन और बढ़ जाता है। ठीक है। तो 9 रन बढ़ जाता है तो कितना हो जाता है? x प्लस 9। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया? 8 पारियों में औसत 8x, यानी 8 पारियों के रनों का योग कितना? 8x। 9वीं पारी में 100 रन बनाता है तो कुल पारियां कितनी? 9। उससे औसत में कितने की वृद्धि? 9 की वृद्धि हो जाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि नया औसत क्या होगा? सॉल्व कर लीजिए। 8x प्लस 100 बराबर 9 इंटू एक्स, 9x प्लस 9 इंटू 9 कितना? 81। सॉल्व कर लीजिए। 9x माइनस 8x बराबर, ये 100 इधर रह गया, ये प्लस का 81 इधर आके माइनस का 81। तो 9x में से 8x गया, पीछे क्या बचा? x बराबर 100 में से 81 गया कितना? 19। कितना? 19। अभी तक आपका आंसर नहीं आया, क्योंकि ये जो x का आंसर है वो 8 पारियों का औसत है, वो 9वीं पारी का औसत पूछ रहा है। तो 9 पारियों बाद औसत कितना हो जाएगा? 9 और बढ़ जाता है, तो 19 प्लस 9 कितना हो जाता है? 28। तो उसका नया औसत क्या होगा? 28। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि एक बल्लेबाज की 8 पारियों का औसत कुछ है और 9वीं पारी में वो 100 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 9 बढ़ जाता है। तो अपन ने क्या माना? 8 पारियों का औसत x है, तो 8 पारियों के रनों का योग कितना? 8 इंटू एक्स कितना? 8x। 8x, ये 8 पारियों के रनों का योग प्लस 9वीं पारी में 100 रन बनाता है, तो कुल पारियां कितनी हो गई? 9। 100 रन बनाते ही औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है, तो पहले औसत x था, 9 की वृद्धि x प्लस 9। तो अब सॉल्व कर लीजिए। 8x प्लस 100 बराबर 9 उधर गुणा में चला गया, 9x प्लस 81। 9x में से 8x गया बराबर 100 में से 81 इधर आ गया माइनस 81। तो 9x में से 8x गया x, 100 में से 81 गया 19। तो x बराबर कितना आ गया? 19। तो 9वीं पारी में 9 औसत और बढ़ जाता है, तो 19 प्लस 9 कितना हो गया? 28। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इसको दूसरे तरीके से और समझा देता हूँ। देखिए मैंने आपको वीडियो सेशन में जब आपसे औसत वाला टॉपिक कराया तब एक ट्रिक बताई थी कि जब कोई जाता है तो औसत बढ़ता है तो प्लस करेंगे। क्या बोला? जब कोई जाता है तो औसत जब बढ़ता है तब क्या करेंगे? प्लस। और जब कोई औसत घटता है तो क्या करेंगे? माइनस। और जब कोई आता है तब औसत बढ़ता है तब क्या करेंगे?
माइनस, और औसत घटता है तब क्या करेंगे, प्लस। तो देखिए उसकी 9वीं पारी में 100 रन क्या हुए, आपके खाते में 100 रन आए हैं। तो औसत जब आते हैं तो औसत बढ़ता है तो क्या करेंगे, माइनस कितनी पारियों में, 8 पारियों में औसत कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया। 8 इंटू 9 कितना, 8 नम 72। तो देखिए औसत जब कोई आता है और औसत बढ़ता है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 100 में से 72 माइनस कर दीजिए, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, तो कितना आ गया औसत, 28। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। ये चीज़ याद रखनी है कि जब कोई जाता है और औसत बढ़ता है तो प्लस करेंगे, आता है तो औसत बढ़ता है तो माइनस करेंगे। आपके खाते में 100 रन आए हैं तो आया है तो औसत 9 बढ़ गया, तो बढ़ा है तो क्या करेंगे, माइनस। तो 8 पारियों में 9 बढ़ा है तो 8 नम 72, 100 में से 72 गया, कितना आ गया, 28। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है यदि A अनुपात B 3:4 है, B अनुपात C 6:5 है, तो A अनुपात A प्लस C ज्ञात कीजिए। इसे एक बार करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। जल्दी कीजिए, हो गया, सबका आंसर आ रहा है। देखिए क्या कह रहा है, A अनुपात B कितना, कितना 3:4, ठीक है। और B अनुपात C कितना, 6:5। आपसे क्या पूछ रहा है, A अनुपात A प्लस C कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कर लीजिए। A अनुपात B कितना, 3:4। B अनुपात C कितना, 6:5। जो संख्या खाली है, आगे जगह खाली है, उसे आगे बढ़ा दीजिए। यहाँ जगह खाली, 4 को आगे बढ़ा दीजिए। 6 के आगे जगह खाली, 6 को आगे बढ़ा दिया। 6 इंटू 3 कितना, 18 अनुपात 6 इंटू 4 कितना, 24 अनुपात 5 इंटू 4 कितना, 20। संख्या कट रही है तो काट दीजिए। किससे कट रही है, 2 से, 2 नम 18, 12 दूना 24, 10 दुआ 20। A अनुपात B अनुपात C कितना आ गया, 9:12:10। अब A कितना, 9 अनुपात A प्लस C, A कितना, 9 प्लस C कितना, 10। कितना हो गया, 9:10 और 9 कितना, 19। तो 9:19। तो आपका ऑप्शन A है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया जी सर, ले लिया। एक बार वापस समझ ले। आपसे क्वेश्चन में A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू दे रखी है, यानी सबसे पहले आपको A अनुपात B कितना दिया, 3:4, ठीक है। B अनुपात C कितना, 6:5, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि A अनुपात A प्लस C क्या होगा। तो सबसे पहले A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कर ले। A अनुपात B कितना, 3:4, B अनुपात C कितना, 6:5। 4 के आगे जगह खाली, 4 को बढ़ा दिया। 6 के आगे जगह खाली, 6 को बढ़ा दिया। गुणा कर दीजिए। 6 इंटू 3 कितना, 18, 6 इंटू 4 कितना,
24, 5 × 4 कितना 20। अनुपात क्या आ गया 18:24:20। अब संख्या कट रही है तो काट दे, 2 से कट रही, 2 9 18, 2 × 12 22, 2 10 20। तो अनुपात क्या आ गया 9:12:10। एक की वैल्यू 9 है तो ए की जगह 9 अनुपात ए की जगह 9 प्लस सी की वैल्यू कितनी 10। ठीक है, तो अनुपात क्या आ गया 9:10 और 9 कितना 19, 9:19। तो आपका ऑप्शन ए है वो क्या हो जाता है सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एक एंगल क्यू तथा एंगल आर का आंतरिक द्विविभाजन 0 पर मिलता है। यदि क्यू पी आर बराबर 70 डिग्री है तो क्यू ओ आर का मान ज्ञात कीजिए। एक बार इसे करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। हो गया जी सर, कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। देखिए आपके पास एक त्रिभुज दे रखा है, क्या है पी क्यू आर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एंगल क्यू तथा एंगल आर का आंतरिक विभाजन ओ पर मिलता है। यानी ये क्यू है और ये आर है, इनका आंतरिक विभाजन कहाँ पर मिलता है ओ पर। ये इनका आंतरिक विभाजन किस बिंदु पर मिलता है ओ पर। अब वो पूछ रहा है यदि क्यू पी आर कितना है 70 डिग्री, कितना है 70 डिग्री। तो आपसे क्या पूछ रहा है क्यू ओ आर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो ओ है ये क्या है अंतः केंद्र, क्या है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र की वैल्यू क्या होती है, अंतः केंद्र ओ बराबर क्या होता है 90 प्लस ये जो P की वैल्यू है एंगल P इसका आधा, क्या होता है 90 प्लस एंगल P बट्टा 2। तो देखिए 90 प्लस P कितना है 70 बट्टा 2, 2 का भाग 70 में कितनी बार 35 बार। तो क्या आ गया एंगल O बराबर 90 प्लस 35 कितना 125, कितना 125 डिग्री। तो आपका ऑप्शन बी ऑप्शन क्या हो जाता है सही हो जाता है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार वापस समझ लें। देखिए आपके पास एक त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है, उसमें कह रहा है क्यू और आर का आंतरिक विभाजन यानी इस एंगल को दो भागों में विभाजित करता है, किस बिंदु पर मिलता है ओ पर। क्यू का आंतरिक विभाजन यहाँ और आर का आंतरिक विभाजन किस बिंदु पर मिल रहा है ओ पर। अब वो कह रहा है कि क्यू पी आर कितना है 70 डिग्री। तो वो पूछ रहा है क्यू ओ आर की वैल्यू क्या होगी। ये ओ क्या है अंतः केंद्र, और अंतः केंद्र का मान क्या होता है 90 प्लस ये जो ऊपर कोण P होता है इसका आधा। तो 90 प्लस एंगल P बट्टा 2, P की वैल्यू कितनी 70 डिग्री। तो 90 प्लस 70 बट्टा 2, 2 का भाग 70 में कितनी बार 35 बार, 35 और 90 कितना हो गया 125 डिग्री। तो एंगल O कितना आ गया 125 डिग्री। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया जी सर, ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 मीटर लंबी सुरंग को कितनी देर में पार करेगी।
तो इसे एक बार करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। हो गया? जी सर कर रहे हैं, जल्दी करें। देखिए, आपसे जब भी रेलगाड़ी का कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो रेलगाड़ी की लंबाई कब जुड़ती है कब नहीं जुड़ती है। देखिए, जब कोई रेलगाड़ी जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंबा, यानी बोल सकते हो खंबे, या फिर किसी पेड़ को पार करती है तो हमेशा रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ेगी, इन तीनों की लंबाई नहीं जुड़ेगी। और यदि जब कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग या प्लेटफॉर्म या फिर किसी पुल को पार करती है तो उस रेलगाड़ी की लंबाई और इन तीनों की लंबाई भी जुड़ेगी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 मीटर लंबी सुरंग को कितनी देर में पार करेगी। तो देखिए, आपके पास क्या दे रखा है, चाल दे रखी है और दूरी दे रखी है। तो दूरी कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी 400, सुरंग की लंबाई कितनी है, सुरंग की लंबाई 100 मीटर। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी हो गई 400 और 100 कितना 500 मीटर। और आपके पास चाल क्या दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको चाल दे रखी है 90 किलोमीटर और आपको दूरी दे रखी है मीटर में। तो इस चाल को भी मीटर में चेंज कर दीजिए, किससे गुणा करेंगे 5/18। ठीक है, 18 से कितनी बार कट गया 18 5 90। ठीक है, तो चाल कितनी आ गई 5 × 5 कितना 25, कितनी आ गई 25। तो आपके पास समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। ठीक है, दूरी कितनी 500, चाल कितनी 25, 25 का भाग दे दीजिए 25 दूना 50 और 1 0। तो समय बराबर कितना आ गया 20 सेकंड। तो वो कितने समय में पार करेगी 20 सेकंड में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। हो गया? जी सर हो गया। एक बार वापस समझ ले, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या पेड़ या किसी खंबे को पार करती है तो हमेशा रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ेगी, उस व्यक्ति की किसी की लंबाई नहीं जुड़ेगी। और जब रेलगाड़ी किसी सुरंग या फिर किसी प्लेटफॉर्म या किसी पुल को पार करती है तो दोनों की लंबाई जुड़ेगी। तो देखिए, रेलगाड़ी आर और किसकी, पुल की क्या दे रखी है, यानी सुरंग दे रखा है। तो सुरंग की दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की 400, सुरंग की कितनी 100 मीटर, कितनी हो गई 500 मीटर। आपको चाल दे रखी है, कितनी दे रखी है, चाल दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूरी आपको मीटर में दे रखी है, तो ये भी आपको मीटर में ज्ञात करना है। तो मीटर में ज्ञात करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 का भाग 90 में कितनी बार 5 बार, 5 × 5 कितना आ गया 25। ठीक है, तो आपके पास चाल 25 मीटर प्रति सेकंड आ गई और इसकी दूरी 500 मीटर आ गई। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। दूरी कितनी 500 मीटर, चाल कितनी
25 मीटर प्रति सेकंड। 500 में 25 का भाग कितनी बार? 20 बार। तो आंसर क्या आ गया? 20 सेकंड। तो समय कितना आ गया? 20 सेकंड। एक बार इसको छाप ले। छाप लिया? जी सर छाप लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी किसी कार्य को 10 दिन व 20 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? एक बार इसे करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। हो गया? जी सर। देखिए आपको दो व्यक्ति दे रखे हैं, एक ए है दूसरा बी है। ठीक है, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो कुल काम कितना होगा? कुल काम हो जाएगा 10 और 20 का एलसीएम कितना? 20। कितना? 20। ये आपके पास क्या है? कुल काम। कुल काम यानी ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 20 दिन में करता है। कुल काम कितना? 20 है। तो ए है वो एक दिन में कितना काम करेगा? ए एक दिन में 10 का भाग 20 में कितनी बार? 2 बार। तो ए है वो ये काम एक दिन में कितना करेगा? 2। ये जो आपके पास आंसर आया ये क्या है? एक दिन का काम। किसका? ए का। ए एक दिन में कितने पौधे लगाएगा? 2 पौधे। तो बी एक दिन में कितने पौधे लगाएगा? 20 में 20 का भाग 1 बार, यानी कि बी के एक दिन का काम। ए है वो एक दिन में 2 पौधे लगाएगा। कितने पौधे लगाने? 20 पौधे। तो वो कितने दिन में लगाता है? 10 दिन में। ए बी है जो एक दिन में 1 पौधा लगाता है, तो वो काम कितने दिन में करता है? 20 दिन में। अब वो पूछ रहा है कि उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे दोनों। कुल काम कितना? 20। ठीक है, बट्टा ए एक दिन में 2 काम करता है, बी है जो एक दिन में 1 पौधा लगाता है। कुल पौधे कितने लगाते हैं? 3 पौधे। ठीक है, 2 और 1 3 पौधे। तो आप आंसर याद कर लीजिए। तो 20 में 3 का भाग लगा दीजिए, 6 तिया 18, शेष कितना? 2, 6.66। ठीक है, तो वो काम कितने दिन में होगा? 6.6 दिन में। 6.6 दिन में वो काम दोनों मिलकर पूरा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए एक बार वापस समझ ले। क्वेश्चन कह रहा था कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी? ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है। तो कुल काम कितना? 10 और 20 का एलसीएम कितना? 20। कितना? 20। अब याद कर लीजिए कि ए एक दिन में कितना काम करता है। तो एक दिन में 10 दिन में ए किसी काम को पूरा करता है, तो ए एक दिन में कितना करेगा? 20 में 10 का भाग दे दीजिए 2 बार, यानी कि ए है जो एक दिन में 2 पौधे लगाएगा, तो बी कितने लगाएगा? 20 में 20 का भाग 1 बार। तो ये जो कार्य क्षमता है किसकी है? ए की एक दिन की। ए के एक दिन में 2 पौधे लगाता है और बी है वो एक दिन में कितने लगाता है? 1 पौधा। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर ये कितना काम करेंगे? कुल काम कितना? 20। और दोनों एक दिन में 2 लगाता है और बी एक दिन में 1 लगाता है। कुल कितने लगाता है? 3। तो 20/3 कितना आ जाएगा? 6.6। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन चेंज कर देना एक बार। छाप लिया?
जी सर छाप लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पूर्व यह अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। एक बार इसे करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। जल्दी कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 तथा 5 वर्ष पूर्व अनुपात 1:3। ये दो भाई है ए और बी, जिनकी आज की आयु का अनुपात कितना है 1:2। और फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना 1:3। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए अनुपात से आपके यहाँ पर सबसे पहले आप चेक कर लीजिए ये संख्या कितने से बढ़ रही है। इन दोनों के बीच अंतर कितना 0 का, इन दोनों के बीच अंतर कितना +1 का। तो देखिए सबसे पहले इनके अंतर को समान कर दीजिए। अंतर को समान कैसे करेंगे, 1 और 2 के बीच अंतर कितना +1, 1 और 3 के बीच अंतर कितना +2। अब क्रॉस में गुणा कर दीजिए, 1 का 2 से गुणा 2, 2 का 2 से गुणा 4, 1 का 1 से गुणा 1, 3 का 1 से गुणा 3। आपके पास नया अनुपात क्या आ गया 1:3, 2:4। अब देख लीजिए अंतर सम संख्या से बढ़ रहा है, 1 से 2 +1 से बढ़ रहा है, 3 से 4 +1 से बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्षों का अंतर कितना 5 का, कितना 5 का, और यहाँ पर संख्या कितने से बढ़ रही है +1 से। ठीक है, तो 5/1, 5 में 1 का भाग कितनी बार 5 बार। अब इस 5 का इनके अनुपात से गुणा कर दीजिए। आज के सामने आज का अनुपात दिया हुआ है, तो 5 का 2 से गुणा कितना आ गया 10, 5 का 4 से गुणा कितना आ गया 20। तो वर्तमान समय की आयु कितनी आ गई 10 और 20। वो पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो ये आज से 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, वर्तमान में 10, 5 वर्ष बाद 15 का, वर्तमान में 20, 5 वर्ष बाद कितना 25। ठीक है, अब देखिए ये 5 वर्ष बाद इनकी आयु आ गई, तो इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, संख्या किससे कट रही है 5 से, 5 तिया 15, 5 से 5 × 5 25। तो अनुपात कितना आ गया 3:5। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 3:5। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। एक बार वापस समझ लें, आपसे दो भाइयों की आयु का अनुपात दिया हुआ है वर्तमान समय और 5 वर्ष पहले का। तो देखिए ये ए और बी दो भाई है, जिनकी आज की आयु का अनुपात कितना है 1:2, और 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना 1:3। सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि संख्याओं के बीच अंतर समान है या नहीं है। 1 से 1 0 का अंतर, 3 से 2 1 का अंतर। तो सबसे पहले इनके अंतर को समान कर दें। 1 और 2 के बीच अंतर कितना 1, 1 और 3 के बीच अंतर कितना 2। तो इनके अंतर को समान करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों अनुपात के बीच अंतर 2, इन दोनों अनुपात के बीच अंतर 1। अब क्रॉस में आपस में गुणा कर दीजिए, 1 का 1 से और 3 का 1 से, क्या आ जाएगा 1:3। इस 1 का 2 से और इस 2 का 2 से, तो 1 × 2 कितना 2, 2 × 2 कितना 4। नया अनुपात कितना आ गया 1:3,
2:4। तो चेक कर लीजिए, ये 1 से 2 प्लस 1 से बढ़ रहा है, 3 से 4 प्लस 1 से बढ़ रहा है। यहाँ पर वर्षों का अंतर कितना, 5 का, कितना, 5 का। इन दोनों अनुपातों के बीच अंतर कितना, 1 का। तो 5/1 कितना आ गया, 5। अब इस 5 का इनके अनुपातों से गुणा कर दीजिए। आज के समय इसके सामने अनुपात आज का, तो 5 × 2 कितना, 10, 5 × 4 कितना, 20। तो ये आयु कब की आ गई, वर्तमान समय की, क्योंकि आज के अनुपात से गुणा किया। तो वर्तमान में ए 10 वर्ष, बी कितना, 20 वर्ष। जब आज ए 10 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद ए कितना हो जाएगा, 10 + 5 15। जब भी किसी व्यक्ति की वर्तमान समय की आयु दी और बाद की पूछे तो प्लस करेंगे, पहले की पूछे तो माइनस करेंगे। तो वर्तमान में 10 है तो ए 5 वर्ष बाद 15 का हो जाएगा, बी 5 वर्ष बाद 20 और 5 25 का हो जाएगा। अब इनकी आयु का अनुपात पूछा है, संख्या किससे कट रही है, 5 से। 5 × 15, 5 × 5 25। अनुपात कितना आ गया, 3:5। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका फोटो ले लिया जी सर, ले लिया। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चन और अच्छी टाइप के साथ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दें, और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।